सुप्रभात दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला में स्वर है और व्यंजन है। बहुत ईज़ी टॉपिक है, तो आप वर्णमाला को कभी बहुत ज़्यादा टफ उनका क्वेश्चन आता है तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इन सारे सारे वर्णमाला को एक जगहों पे मैंने किया है, उसका प्रयास किया है। तो स्वर है, स्वर में ह्रस्व, दीर्घ, आगत और प्लुत। तो स्वर व्यंजन में ह्रस्व जो होता है वो होता है 4 अ, ई, उ और ऋ। 4 व्यंजन होते हैं। और दीर्घ में 7 होते हैं। बड़ा, बड़ाई, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। आगत में अंग्रेजी में जो अ लिखाते हैं, आ लिखते हैं, तो आगत एक होता है। और प्लूत होता है जिसमें हम लंबी सांसों का या ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। तो ओम जैसे हो गया तो ओम बोलेंगे तो 3 बार, जैसे छोटा होता है 1 बार, बड़ा होता है दीर्घ होता है 2 बार, इसमें 3 बार या 4 बार हम सांसों का इस्तेमाल करते हैं, लंबा इस्तेमाल। तो वर्णमाला में स्वर हो गया आपका 7, 4, 11, यही मेन 2 होते हैं। 11 स्वरों की संख्या कितनी मानेंगे यहाँ पे? 11 मानेंगे। फिर उसके बाद है व्यंजन, तो मूल व्यंजनों की संख्या मूल व्यंजनों की संख्या हो जाएगी आपकी 33 और कुल व्यंजनों की संख्या 41 हो जाएगी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी हो जाएगी 25 प्लस 2, ये 2 जो अलग से हम लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाएगी, 5 वर्ग होते हैं। और अंतःस्थ की हो जाएगी 4, यह लवा। उष्म की हो जाएगी 4, श, श, श और ह। आगत की हो जाएगी 2, ज़ और फ। ये आगत व्यंजन है, जैसे वहाँ स्वर में हमने पढ़ा था आ, और यहाँ पे ज और फ होगा। संयुक्त में हो जाएगा 4, ठ, त्र, ज्ञ और त्र। तो अगर हम ये देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला की टोटल संख्या कितनी है, तो ये हो जाती है 41 प्लस 11। 41 प्लस 11 कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगी 52। टोटल 52 हो जाएंगे। तो और ऐसे अलग-अलग हम इस तरह से पढ़ लेंगे। 11 हो जाएंगे स्वर, 41 हो जाएंगे ये। और इसमें हो जाएंगे 37 में आपको 4, 4 और ये 4, ये 27 हो जाएंगे। 27, 4, 4, 8, 8, 4, 12। तो टोटल आपके इतने हो जाएँगे और 27 जोड़ेंगे तो आपके आएँगे। तो इस तरह से व्यंजन हो जाएँगे। आपको इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमारा जो अगला है स्वर्गों का वर्गीकरण, उच्चारण की दृष्टि से। जैसे मुख से उच्चारण करेंगे तो उसका हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसमें अग्र जब हम उच्चारण करते हैं तो अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। पश्च भाग यानी कंठ की तरफ आ जाएँगे, मध्य में तालु आ जाएगा, अग्र में दाँत और मसूड़े की तरफ आ जाएँगे। यहाँ पे समृद्ध और अर्धसमृद्ध भी मैंने लिखा हुआ है, विवर्त और अर्धविवर्त भी लिखा हुआ है। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अग्रभाग में कौन-कौन से आएँगे? ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऐ और ए। बोल के भी देखेंगे तो ई, ई, ऐ। तो आगे की तरफ हमारा मुँह के आगे की तरफ हो रहा है। मध्य तो आप देखेंगे ये तालव्य यानी कि कंठ से थोड़ा-सा ऊपर जा रहा है। और पश्च यानी कि पूरा कंठ के नीचे तक आएगा ऊ, आ, औ और ये आगत आ, आगत स्वर है। ये आगत स्वर हो जाएगा।
इसमें समृद्ध हो जाएगा बड़ा ई बड़ा ऊ, अर्ध समृद्ध छोटा ई छोटा ऊ। तो समृद्ध जो होता है वो कम मुंह खुलने को कहते हैं। तो जब उच्चारण के स्थान में सबसे कम मुंह खुलता है तो देखेंगे ई ऊ बहुत कम खुल रहा है। फिर अर्ध समृद्ध थोड़ा ज्यादा खुलेगा तो ई ऊ। लेकिन जब हम विवर्त और अर्धविवर्त पढ़ेंगे तो इसमें कम खुलता है और उसमें अधिक खुलता थोड़ा अधिक खुलता है। इसमें सबसे अधिक खुलेगा और फिर थोड़ा कम खुलेगा। तो ऐ बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका मुँह खुलेगा। ऐ, आ, औ मतलब मैक्सिमम से थोड़ा कम, यानी सबसे ज़्यादा विवर्त में सबसे ज़्यादा मुँह खुलेगा और अर्धविवर्त में जितना ज़्यादा खुला हुआ है उससे थोड़ा कम। ऐ, ओ, आ। तो सबसे कम खुलेगा समृद्ध में, उससे थोड़ा ज़्यादा खुलेगा अर्धसमृद्ध में, सबसे ज़्यादा खुलेगा विवर्त में और उससे थोड़ा कम खुलेगा अर्धविवर्त में। बोल के भी हम देख सकते हैं। फिर स्वरों का उच्चारण स्थान अ, आ कंठ से बोला जाता है। ई तालव्य से। ई तालव्य जो होता है वो आपका जीभ के ऊपरी हिस्सा को तालव्य कहते हैं। तालव्य। ओष्ठ, तो ओठ आप पता ही है। मूर्धन्य जो होता है वो आपके अ, वर्चस्व से थोड़ा ऊपर होता है मूर्धन्य। फिर उसके बाद कंठ तालव्य ए ऐ और कंठोष्ठ है, यानी कंठ का भी इस्तेमाल होगा, ओठ का भी इस्तेमाल होगा। तो जो मूर्धन्य है इसको आप देखेंगे तो आपका जो जीभ है उसके ऊपर के तालव्य के बगल में आएगा मूर्धन्य, यानी कि जीभ के ऊपर का थोड़ा सा पीछे। तो इस तरह से हमने स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ लिया। अब व्यंजन का उच्चारण स्थान, तो क वर्ग कंठ से बोला जाएगा। क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ और य और श भी तालव्य से बोला जाएगा। य बोलिए य श य श, च छ ज झ ञ। तो य और श भी तालव्य से बोला। ट वर्ग पूरा मूर्धन्य से बोला जाएगा, यानी कि जो तालव्य है उसके बगल में जो हिस्सा है वो। फिर उसके बाद ट वर्ग दंत हो जाएगा। त थ द ध न, तो इसमें दांत का इस्तेमाल होगा। प वर्ग पूरा ओष्ठ से हो जाएगा। स भी ओष्ठ हो जाएगा। स, ज, र, ल, ये भी ओष्ठ से होगा। व और फ वर्तस्य, ये मसूड़ा को कहते हैं वर्तस्य, यानी कि जो हमारा जो दांत जहां पे जाके फिक्स होता है उसके ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा वर्तस्य कहलाता है। और फिर दंतोष्ठ है, दांत और ओठ दोनों का इस्तेमाल ह में होगा। ह। इस तरह से हमने व्यंजनों का भी वर्गीकरण देख लिया, पढ़ लिया। अब व्यंजनों का वर्गीकरण स्वर तंतियों के आधार पे। तो अघोष व्यंजन क्या होगा? प्रथम और द्वितीय। अघोष प्रथम और द्वितीय होगा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। उसके साथ जो रटना होगा फ, स, ट और स, यानी तीनों स और फ, फारसी वाला फ, पहला और दूसरा, ये अघोष हो जाएंगे। सघोष में प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम होंगे। पहला नहीं, तीसरा चौथा पांचवा। फिर उसमें उच्छिप्त व्यंजन आएंगे, इनको ड ढ़ को उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं हम लोग। फिर ज, जायफल वाला ज, य र ल व, य र ल व, यानी कि पूरा अंतःस्थ आ जाएगा इसमें य र ल व। लेकिन उच्छिप्त और ज इसमें आएगा। ज इसमें आया है तो फ अघोष में आएगा। तो फ और ज का इसमें बन जाता है। और श श श, तीनों श यानी उष्म में अगर ह निकाल दें तो श श श भी अघोष में आएगा। अल्प प्राण, अल्प प्राण में
प्रत्येक वर्ग का विषम यानी पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग और फिर अंतःस्थ 11 लावा। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का सम, दूसरा और चौथा। और उष्म वर्ण आ जाएंगे श, श, श और ह। एक चीज और है कि सघोष व्यंजन में सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। तो इस तरह से हमने वर्णमाला पढ़ लिया। धन्यवाद।